ये कहानी है एल्मा की, जो मरने के बाद एक गेम वर्ल्ड में रीइंकारनेट होता है। लेकिन उसकी बदकिस्मती तो देखो, इस दुनिया में हेवी नाइट क्लास को सबसे वीक समझा जाता है और वही श्रापित क्लास हमारे एल्मा को मिलती है। ठीक उसी दिन उसके पिता उसे वीकेस्ट बोलकर रॉयल फैमिली से बेदखल कर देते हैं। लेकिन जो खौफनाक सीक्रेट किसी को नहीं पता, वो एल्मा को पता है कि अगर इस क्लास को सही तरीके से अपग्रेड किया जाए तो ये सबसे ओवरपावर्ड और स्ट्रॉन्गेस्ट क्लास बन जाती है। इतनी खतरनाक कि अकेले इस पूरी दुनिया को तबाह करने की काबिलियत रखती है। तो चलिए हम देखने वाले हैं कि एल्मा इसे कैसे अपग्रेड करता है और अपने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले एडवेंचर को कैसे अंजाम देता है। इस दुनिया में जब भी कोई इंसान अडल्ट होता है तो उसे एक क्लास मिलती है और ये क्लास लगभग उनका पूरा फ्यूचर डिसाइड करती है। कुछ लोगों को स्वॉर्ड्समैन की स्ट्रेंथ मिलती है, कुछ मेजेस बन जाते हैं और कुछ लोगों का स्टेटस विंडो आते ही सबको पता चल जाता है कि उनका आगे का फ्यूचर एकदम ब्राइट है। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी जिंदगी सीधे जमीन पर आकर गिरती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें एक ऐसी क्लास मिलती है जिसे सोसाइटी बिल्कुल नीची नजर से देखती है। और हैवी नाइट ऐसी ही क्लासेस में से एक है। नाम सुनने में तो बड़ा इंप्रेसिव लगता है, हैवी आर्मर, हाई डिफेंस, एक ऐसा वॉरियर जो अपने एलाइज के आगे एक स्टील वॉल की तरह खड़ा हो। पर इस दुनिया की नजरों में इस क्लास को एक चलते फिरते बोझ से ज्यादा कुछ नहीं समझा जाता। इसका रीजन बहुत सिंपल है। हैवी नाइट की अटैक पावर बहुत ज्यादा लो होती है। इसका डैमेज इतना वीक है कि अकेले मॉन्स्टर्स से लड़कर लेवल अप करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मतलब इनके अटैक से एक मच्छर भी न मरे। साथ ही इसकी डिफेंसिव पावर को भी दूसरे टैंक या डिफेंसिव क्लासेस की तरह उतनी वैल्यू नहीं मिलती। इसी वजह से इस दुनिया में जिसे भी हैवी नाइट क्लास मिलती है उसे शुरू से ही यूजलेस मान लिया जाता है। पर आयरनी ये है कि ये क्लास, जिसका लगभग हर कोई मजाक उड़ाता है, एक ऐसे बंदे के हाथ लगने वाली है जो इसकी ट्रू वैल्यू किसी और से बेहतर समझता है। और वो बंदा है एल्मा। वो एडवान फैमिली का बेटा है, जो एक प्रेस्टीजियस हाउस है जिसे जनरेशन टू जनरेशन स्वॉर्ड सेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए जाना जाता है। बचपन से ही एल्मा को फैमिली के फ्यूचर एयर की तरह देखा जाता था। तो जब बैप्टिज्मा नाम की ब्लेसिंग सेरेमनी आई तो उसके फादर को ऑलमोस्ट यकीन था कि उनके बेटे को स्वॉर्ड गॉड की ब्लेसिंग मिलेगी और वो एक ट्रू स्वॉर्ड सेंट बनेगा। एक ऐसी फैमिली जिसके लिए ऑनर ही सब कुछ था, वहां क्लास सिर्फ एक पर्सनल एबिलिटी नहीं थी, बल्कि उनके ब्लड लाइन की वर्थ का प्रूफ भी थी। इसका मतलब था कि एल्मा की ब्लेसिंग सेरेमनी सिर्फ एक कमिंग ऑफ एज रिचुअल नहीं थी। ये वो मोमेंट था जो डिसाइड करने वाला था कि वो एडवान फैमिली का वारिस बनने के लायक है या नहीं। पर जैसे ही सेरेमनी शुरू हुई, कुछ अजीब हुआ। एल्मा की पिछली जिंदगी की यादें अचानक अवेकन हो गईं। उसे याद आया कि वो पहले किसी और दुनिया में रहता था और अभी वो जिस दुनिया में है वो बिल्कुल उस VR ऑनलाइन गेम मैजिक वर्ल्ड की तरह है जिसका वो हार्डकोर एडिक्ट था। किसी आम इंसान के लिए अचानक पिछली जिंदगी की यादें आना उसका दिमाग हिला देने के लिए काफी था। पर एल्मा का फर्स्ट रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही था जैसा एक वेटरन गेमर से एक्सपेक्ट किया जाता है। अगर ये दुनिया सच में मैजिक वर्ल्ड की तरह थी तो क्लास सिस्टम, स्टेटस विंडो, स्किल ट्री, स्टैट एलोकेशन और यहां तक कि कैरेक्टर बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज का यूज वो अपने फायदे के लिए कर सकता था। मैजिक वर्ल्ड में ऐसी बहुत सी क्लासेस थीं जो शुरुआत में एक्सट्रीम वीक लगती थीं, पर अगर किसी प्लेयर को पता हो कि पॉइंट्स को सही से कैसे एलोकेट करना है तो वो क्लासेस आगे चलकर कंप्लीटली ब्रोकन और ओवरपावर्ड बन सकती थीं। इस वजह से एल्मा के अंदर एक होप जाग उठी। शायद इस बार उसे एक एक्सट्रीमली रेयर क्लास मिल जाए, एक ऐसी पावर जो उसे अपनी सारी गेम नॉलेज यूज करके इस नई दुनिया को डोमिनेट करने दे। पर रियल लाइफ गेमर्स को इतनी आसानी से रिवॉर्ड नहीं करती। स्टेटस विंडो ओपन हुई। एल्मा अभी लेवल 1 पर था। उसका HP 10 आउट ऑफ 10 था, उसका MP 4 आउट ऑफ 4 था, उसका अटैक 3, डिफेंस 3, मैजिक 5 और उसकी एजिलिटी 3 थी। एक झलक में उसका कोई भी स्टैट स्पेशल नहीं लग रहा था। और सबसे बड़ी बात, सिस्टम ने जो उसे क्लास ग्रांट की थी वो थी हैवी नाइट, वही क्लास जिसे ये पूरी दुनिया वर्थलेस समझती थी। क्योंकि उसकी दोनों जिंदगियों की यादें अभी अभी मिक्स हुई थीं, एल्मा ने गलती से अपने फादर को बोल दिया कि उसे स्वॉर्ड सेंट क्लास मिली है। इस बात ने तुरंत उसके बाप को सस्पिशियस कर दिया। उन्होंने एल्मा का रियल स्टेटस विंडो देखने की डिमांड की और जब सच्चाई सामने आई तो सारी एक्सपेक्टेशंस एक सेकंड में मिट्टी में मिल गईं। वहां कोई स्वॉर्ड सेंट नहीं था, वहां सिर्फ एक लेवल 1 का हैवी नाइट था जिसके स्टार्टिंग स्टैट्स को सबने एकदम कचरा बताया। एल्मा का बाप गुस्से से पागल हो गया। उनके लिए यह सिर्फ एक खराब रिजल्ट नहीं था, यह पूरी एडवान फैमिली के नाम पर एक डिसग्रेस था। स्वॉर्ड सेंट्स की एक प्रेस्टीजियस फैमिली ने एक ऐसे वारिस को पैदा किया था जिसे पूरी दुनिया सबसे नीची नजर से देखती थी। एल्मा ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि हैवी नाइट के पास एक्सट्रीमली हाई डिफेंसिव पोटेंशियल होता है, स्पेशली जब बात HP और ड्यूरेबिलिटी की हो। पर इस दुनिया की नजरों में स्ट्रॉन्ग डिफेंस का कोई मतलब नहीं था अगर आप डैमेज ही डील न कर सको। यहाँ लोग सिर्फ उन क्लासेस को वैल्यू करते थे जो हैवी हिट कर सकें, मॉन्स्टर्स को जल्दी मार सकें और इजीली लेवल अप हो सकें। जिन क्लासेस में मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग, प्रिसाइज स्किल एलोकेशन और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट चाहिए होती थी, उन्हें ये नूब बटन मैशर दुनिया डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स की तरह देखती थी। इन अदर वर्ड्स, हैवी नाइट सच में यूजलेस नहीं था। इस दुनिया के पास सिंपली वो नॉलेज ही नहीं थी कि इसे यूज कैसे करना है।
पर एल्मा का लॉजिक उस वक्त कोई मतलब नहीं था। उसके फादर कोई एनालिसिस नहीं सुनना चाहते थे। उन्हें बस एक ऐसा बेटा दिख रहा था जो उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतर पाया, और इसलिए एल्मा को पीटा गया, इंसल्ट किया गया और फैमिली के नाम पर एक दाग की तरह ट्रीट किया गया। पर ट्रेजेडी यही नहीं रुकी। एल्मा के तुरंत बाद मैरिस, जो एडवान ब्लड लाइन की एक ब्रांच फैमिली से थी, अपनी ब्लेसिंग लेने आगे आई। एल्मा के बिल्कुल ऑपोजिट मैरिस को स्वॉर्ड सेंट की क्लास मिल गई। ये बिल्कुल वही था जिसकी एल्मा के फादर उम्मीद कर रहे थे। ये फैमिली की स्ट्रेंथ का सिंबल था और ये वही क्लास थी जिसने मैरिस का स्टेटस एक झटके में बदल दिया। एल्मा के बाप ने तुरंत मैरिस को अपनी ऑफिशियल डॉटर अडॉप्ट कर लिया। उन्होंने उसे एडवान फैमिली का नया हेयर बना दिया। और रही बात एल्मा की, वो लड़का जिसे सब कुछ इनहेरिट करना था, उसे उसी वक्त उसकी पोजीशन से हटा दिया गया। ये सब इतनी बेरहमी और स्पीड से हुआ कि कोई सोच भी नहीं सकता था। बस कुछ मिनट पहले तक वो एक ऐसा यंग मास्टर था जिससे सबको बड़ी बड़ी उम्मीदें थीं, और कुछ मिनटों बाद ही वो एक अनवांटेड आउटसाइडर बन चुका था। इसलिए नहीं कि उसने किसी को धोखा दिया था या उसने कुछ गलत किया था, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके स्टेटस विंडो ने एक ऐसी क्लास दिखा दी जिसे सोसाइटी एक्सेप्ट करने से मना करती थी। एल्मा के बाप ने सिर्फ उसकी इनहेरिटेंस ही नहीं छीनी, उसने एल्मा को एडवान नाम यूज करने से भी बैन कर दिया। अगर एल्मा ने कभी भी फैमिली के सामने आने की हिम्मत की तो उसके बाप ने उसे जान से मारने तक की धमकी दे डाली। बाप है या थैनोस, एक चुटकी में बेटे का पूरा एग्जिस्टेंस ही मिटा दिया। और इस तरह एक बारिश वाली रात में एल्मा को हवेली से धक्के मारकर निकाल दिया गया। अब उसके पास ना कोई फैमिली थी, ना कोई नोबल स्टेटस, ना ही एयर वाली पोजीशन। उसे सिर्फ एक पैसों की छोटी सी थैली मिली जो एक सर्वेंट ने चुपके से उसके हाथ में थमा दी थी। उस बेघर हुए यंग मास्टर के लिए दया का एक आखिरी कतरा। स्वॉर्ड सेंट्स की फैमिली को इनहेरिट करने वाले बंदे से एल्मा ऑफिशियली एक एग्जाइल बन चुका था। गेमिंग की भाषा में कहें तो ये ऐसा था जैसे एक नया कैरेक्टर क्रिएट किया और सिस्टम ने ट्यूटोरियल में ही मेन हाउस से किक आउट कर दिया हो। ना कोई फैमिली का नाम, ना कोई इनहेरिटेंस, और स्टार्टिंग इन्वेंट्री इतनी गरीब कि देखकर रोना आ जाए। लेकिन एल्मा टूटा नहीं, क्योंकि उसे एक ऐसा सच पता था जो ना तो एडवान फैमिली और ना ही ये दुनिया समझती थी। हैवी नाइट यूजलेस नहीं था, वो सिर्फ उन नूब्स के हाथों में यूजलेस था जिन्हें इसे चलाना नहीं आता। और एल्मा जैसे बंदे के लिए जिसने मैजिक वर्ल्ड को पूरी तरह मास्टर कर रखा था, ये क्लास उसकी किस्मत पलटने का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रास्ता बन सकती थी। फैमिली से निकलने के बाद एल्मा रॉन्डाम नाम के शहर में गया। वहां जाकर उसे जल्द ही रियलाइज हुआ कि क्लासेस को लेकर यह भेदभाव सिर्फ एडवान घर के अंदर ही नहीं था, ये तो इस सोसाइटी की रग रग में बसा हुआ था। एडवेंचरर पार्टीज सिर्फ उन लोगों को प्रायोरिटी देती थीं जिनके पास पावरफुल ऑफेंसिव क्लासेस होती थीं। वो लोग जो तेजी से अटैक कर सकें, वो लोग जो विजिबल डैमेज डील कर सकें। जिन क्लासेस को यूज करना मुश्किल माना जाता था या जिनमें डायरेक्ट डैमेज की कमी थी, उनकी इस दुनिया में कोई जगह नहीं थी। ये बात उसे लूस नाम की एक क्लाउन आउटफिट वाली लड़की को देखकर क्लियर हो गई, जिसे उसके टीममेट्स मिशन के बीच में ना आने की वार्निंग दे रहे थे। लूस के साथ हो रहे इस ट्रीटमेंट को देखकर ही एल्मा तुरंत एक बात समझ गया। इस दुनिया में जिन लोगों के पास भी नापसंद की जाने वाली क्लासेस हैं, उन सबको वही बेइज्जती सहनी पड़ती है जो अभी अभी उसने झेली थी। एल्मा के लिए उस सीन ने एक और बात साबित कर दी। इस दुनिया का कॉम्बैट माइंडसेट बेसिक से ही एकदम कचरा था। लोग सिर्फ इमीडिएट पावर को देखते थे। वो उन क्लासेस को पूरी तरह इग्नोर कर देते थे जिनमें स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, प्रॉपर पॉइंट एलोकेशन और गेम मैकेनिक्स की गहरी समझ चाहिए होती है। सराय में पहुंचकर एल्मा ने शांति से अपना सिस्टम विंडो फिर से ओपन किया। अब वो एडवान फैमिली का यंग मास्टर नहीं था। अब उसके पास एक नोबल घराने का कोई प्रोटेक्शन नहीं था, लेकिन उसके पास अभी भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, उसकी मैजिक वर्ल्ड की यादें। हालांकि एल्मा बिल्कुल भी केयरलेस नहीं हुआ। उसने जल्द ही डिस्कवर कर लिया कि ये दुनिया ओरिजिनल गेम की एकदम एग्जैक्ट कॉपी नहीं थी। इसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और यहाँ तक कि शहर का नाम रॉन्डाम उसकी यादों वाले गेम से थोड़ा अलग था। ये दुनिया गेम के सिमिलर जरूर थी, पर यह पूरी तरह से वो गेम नहीं था। इसमें एक सिस्टम था, इसमें क्लासेस थीं, इसमें स्किल्स थीं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे डिफरेंसेस भी थे जिन्हें एल्मा अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाया था। इसी वजह से उसने बिना सोचे समझे कोई भी एक्शन ना लेने का डिसीजन लिया। सबसे पहली चीज जो उसे करनी थी वो थी हैवी नाइट का स्किल ट्री रिवाइज करना। लेवल 1 पर एल्मा के पास 5 इनिशियल स्किल पॉइंट्स थे। हर बार लेवल अप होने पर उसे एक और स्किल पॉइंट मिलने वाला था। स्किल ट्री को फिक्स्ड क्लास स्किल्स और कैरेक्टर क्रिएट होते वक्त मिलने वाले रैंडम स्किल्स में डिवाइड किया गया था। हैवी नाइट के लिए फिक्स्ड क्लास स्किल थी हैवी आर्मर ओथ। नॉर्मल लोगों की नजर में ये यूज करने में एक बहुत मुश्किल और लगभग यूजलेस स्किल थी जब तक इसे प्रॉपर्ली अपग्रेड न किया जाए। लेकिन एल्मा के लिए ये इस क्लास की असली पावर को अनलॉक करने की चाबी थी। अपने पॉइंट्स को फालतू के डिफेंस इंक्रीज या बिगिनर स्वॉर्ड्समैनशिप पर खर्च करने के बजाय एल्मा ने अपने पॉइंट्स हैवी आर्मर ओथ में इन्वेस्ट कर दिए। जैसे ही ये स्किल लेवल 2 पर पहुंची, सिस्टम ने एक नई एक्टिव स्किल अनलॉक कर दी, काउंटर फोर्ट्रेस। और जब हैवी आर्मर ओथ लेवल 5 पर पहुंची तो एल्मा को एक एडिशनल पैसिव इफेक्ट मिल गया, डिफेंस +10। और इसी के साथ हैवी नाइट का असली प्ले स्टाइल फाइनली रिवील होना शुरू हो गया। ये मॉन्स्टर्स से तेज भागने के बारे में नहीं था, ये मॉन्स्टर्स से ज्यादा जोर से हिट करने के बारे में भी नहीं था।
ये मजबूती से अपनी जगह खड़े रहने, सामने से आ रहे सारे डैमेज को ब्लॉक करने और फिर अपने डिफेंस को ही काउंटर अटैक में बदलने के बारे में था। इन अदर वर्ड्स, बाकी लोगों को लग रहा था कि एल्मा बस एक पंचिंग बैग है, लेकिन असलियत में वो एक ऐसा पंचिंग बैग था जिस पर कांटे लगे हुए थे। मतलब बेटा, अगर इसे मारने जाओगे तो तुम्हारा ही हाथ टूटकर हाथ में आ जाएगा। इसके कुछ ही देर बाद एल्मा का सामना लाना नाम के एक लेवल 2 मॉन्स्टर से हुआ। ये उसका पहला चांस था ये टेस्ट करने का कि क्या स्किल मैकेनिक्स बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे उसे याद थे। जैसे ही लाना मॉन्स्टर ने आगे बढ़कर अटैक किया, एल्मा ने काउंटर फोर्ट्रेस एक्टिवेट कर दिया। अटैक पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। क्योंकि एल्मा को 0 डैमेज पड़ा था तो काउंटर डैमेज इफेक्ट ट्रिगर हो गया। इसने उसके डिफेंस स्टैट के बराबर डैमेज रिटर्न किया। रिजल्ट ये हुआ कि लाना मॉन्स्टर अटैक करते ही वहीं ढेर हो गया। भाई ने उंगली भी नहीं उठाई और मॉन्स्टर का सीधा गेम ओवर हो गया। एल्मा को एक लेवल 2 मैजिक स्टोन मिला और वो ऑफिशियली लेवल 2 पर पहुंच गया। पहला टेस्ट सक्सेसफुल रहा था और इस रिजल्ट ने साबित कर दिया कि हेवी नाइट बिल्कुल भी वीक नहीं था। बस ये उस तरीके से फाइट नहीं करता था जैसा इस दुनिया के लोग इमेजिन करते थे। अगर इसे एक स्लो स्वॉर्ड्समैन की तरह यूज किया जाए तो ये यूजलेस ही लगेगा। अगर इसे एक ऐसी शील्ड की तरह यूज किया जाए जो सिर्फ एक जगह खड़े रहकर डैमेज अब्सॉर्ब करे तो लोग इसे नीची नजर से ही देखेंगे। लेकिन अगर कोई काउंटर डैमेज मैकेनिक को ढंग से समझ ले तो ये क्लास दुश्मन के ही अटैक्स को अपना वेपन बना सकती थी। इसके तुरंत बाद एल्मा ने देखा कि एक एडवेंचरर के पीछे लाना मॉन्स्टर्स का पूरा झुंड हाथ धोकर पड़ा हुआ है। वो एडवेंचरर पैनिक कर गया और उसने एल्मा से कहा कि अपना आर्मर उतारो और भागो। उसकी नजरों में एक बिगिनर हेवी नाइट इतने सारे मॉन्स्टर्स के सामने किसी भी कीमत पर सर्वाइव नहीं कर सकता था। उसके लिए ये एक एक्सट्रीमली डेंजरस सिचुएशन थी। लेकिन एल्मा की नजरों में सब कुछ पहले से ही क्लियरली कैलकुलेटेड था। काउंटर फोर्ट्रेस सिर्फ तभी काम करेगा जब वो दुश्मन के मेले अटैक्स को पूरी तरह से ब्लॉक कर सके। अपनी स्किल से मिलने वाले बोनस, अपने करंट डिफेंस स्टैट और अपने स्टार्टर इक्विपमेंट के साथ एल्मा को पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये लो लेवल लाना मॉन्स्टर्स उसके डिफेंस को भेद ही नहीं सकते। किसी और के लिए ये मॉन्स्टर्स का एक खूंखार झुंड था, पर एल्मा को ये ऐसे लग रहे थे जैसे फ्री के एक्सपीरियंस पॉइंट्स खुद चलकर उसके दरवाजे पर होम डिलीवरी देने आए हों। वो सीधा लाना मॉन्स्टर्स के झुंड के बीचों बीच घुस गया। ना उसने डॉज किया, ना वो भागा और ना ही उसे किसी फ्लैशी अटैक स्किल की जरूरत थी। एल्मा को बस सही पोजीशन में खड़े होना था, सही स्किल एक्टिवेट करनी थी और मॉन्स्टर्स को खुद ही अपनी मौत के मुंह में भाग कर आने देना था। जैसे ही लाना मॉन्स्टर्स ने अटैक किया, काउंटर फोर्ट्रेस एक्टिवेट हो गया। हर एक स्ट्राइक ब्लॉक हुई और उसी पल रिफ्लेक्टेड डैमेज ने पूरे झुंड का सफाया कर दिया। बैटल इतनी जल्दी खत्म हो गई कि वो बचाया गया एडवेंचरर समझ ही नहीं पाया कि अभी हुआ क्या। एक बिगिनर हेवी नाइट ने एक ऐसी क्लास जिसे सब यूजलेस समझते थे, पलक झपकते ही अकेले मॉन्स्टर्स के पूरे झुंड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ना कोई पार्टी सपोर्ट, ना कोई पावरफुल ऑफेंसिव क्लास, ना कोई फ्लैशी टेक्निक, सिर्फ डिफेंस और रिफ्लेक्टेड डैमेज। सिर्फ इसी के दम पर एल्मा ने वो कर दिखाया जो बाकी सबको इम्पॉसिबल लगता था। रेस्क्यू होने के बाद उस एडवेंचरर ने उसका नाम पूछा। इस सवाल ने उसे अपने बाप के शब्द याद दिला दिए। उसे एडवांस नाम यूज करने से बैन कर दिया गया था। अब वो उस फैमिली का मेंबर नहीं माना जाता था। लेकिन इस बार एल्मा को अपनी पुरानी आइडेंटिटी के लिए कोई दर्द या अटैचमेंट फील नहीं हुआ। फैमिली ने उसे कूड़े की तरह बाहर फेंक दिया था, तो अब से उसे उस फैमिली के साए में जीने की कोई जरूरत नहीं थी। अब वो हाउस एडवान का निकाला हुआ वारिस नहीं था। अब वो अपने बाप की नजरों में एक फेलियर सन नहीं था और उसे अपनी वर्थ साबित करने के लिए स्वर्ड सेंट के टाइटल की भी जरूरत नहीं थी। इस पल से वो अपनी खुद की स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ेगा और उसकी नई आइडेंटिटी बहुत सिंपल थी, एल्मा द हेवी नाइट। ये एकदम क्लियर था कि जो नोबल नाम वो कभी कैरी करता था, अब वो उसके दिल में एक कांटे की तरह चुभता था, जिसे जब भी छुओ तो सिर्फ दर्द होता है। उन मॉन्स्टर्स का सफाया करने के बाद एल्मा को भर भर कर एक्सपीरियंस मिलता है और वो सीधा लेवल 2 से जंप मारकर लेवल 8 पर पहुंच जाता है। साथ ही उसे एक नया टाइटल भी मिलता है, द इमूवेबल वन। जब वो अपना स्टैटस स्क्रीन ओपन करता है तो उसकी HP 30 तक बढ़ चुकी थी और उसके अटैक और डिफेंस में भी एक सॉलिड इंक्रीज हुआ था। इन फेमिलियर नंबर्स को देखकर एल्मा को और भी पक्का यकीन हो जाता है कि इस दुनिया का सिस्टम बिल्कुल मैजिक वर्ल्ड की परफेक्ट कॉपी है। उसे बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही थी जैसे कोई पुराना गेमर अपने सालों पुराने अकाउंट में फिर से लॉगिन कर रहा हो। इंटरफेस पर एक नजर डालना ही काफी था ये जानने के लिए कि कौन सा बटन दबाने से कौन सी स्किल निकलेगी। इतने स्पेक्टैक्युलर तरीके से अपनी जान बचने के बाद एरीज बहुत ग्रेटफुल था और ये एक्सप्लेन करने के लिए मरा जा रहा था कि वो आखिर अकेला क्यों भटक रहा था। इस दुनिया में एक एडवेंचरर को कम से कम लेवल 3 तक अकेले पहुंचना होता है, तब जाकर उसकी थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी बनती है। एरिस मानता है कि वो खुद को साबित करने के लिए इतना डेस्परेट था कि उसने पार्टी बनाने वाला स्टेप ही स्किप कर दिया और इसी वजह से वो अभी मेंढकों का डिनर बनने ही वाला था। अब जब वो एल्मा से मिल चुका था तो उसे लग रहा था जैसे कोई खजाना हाथ लग गया हो। वो पूरे एंथुजियाज्म के साथ एल्मा को वापस टाउन चलकर एक टीम बनाने के लिए इनवाइट करता है। यहाँ तक कि वो प्रॉमिस करता है कि वो बाकी लोगों को भी मना लेगा, भले ही उनके मन में हैवी आर्मर नाइट्स के लिए कितना भी प्रेजुडिस क्यों ना हो। लेकिन एल्मा इस पूरी एक्साइटमेंट का जवाब एकदम कोल्ड रिफ्यूजल से देता है। एरिस पूरी तरह शॉक में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक प्योर डिफेंस प्लेयर टीममेट्स बनाने का चांस कैसे रिजेक्ट कर सकता है। भाई तू फ्री राइड ढूंढ रहा है और वो अकेला सर्वर हैक करने निकला है।
उसके दिमाग में एक टैंकर जो सोलो खेलता है वो कभी भी ढंग से लेवल अप नहीं कर सकता, और इस दुनिया में हर कोई बिल्कुल यही सोचता था। लेकिन एल्मा का इनर लॉजिक बहुत ही हार्श और एकदम क्लियर था। वो अकेले इस गेम को ब्रेक करना चाहता था। अगर वो टीममेट्स के साथ ट्रैवल करेगा तो एक्सपीरियंस स्प्लिट हो जाएगा, लूट स्प्लिट हो जाएगी, और रेयर टाइटल्स या एक्सक्लूसिव स्किल्स सिर्फ उसी बंदे को मिलेंगी जो फिनिशिंग ब्लो मारेगा। और तो और वो उन लोगों को ऑप्टिमाइज्ड बिल्ड्स एक्सप्लेन करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था जो पहले से ही प्रेजुडिस से भरे हुए थे। वो बस यही पूछते रहते कि एक हैवी आर्मर नाइट आखिर कर ही क्या सकता है। शॉर्ट में कहें तो एल्मा एक ऐसे वेटरन प्लेयर की तरह सोच रहा था जो अकेले और पूरी एफिशिएंसी के साथ अपनी रैंक फार्म करना चाहता था। कोई भी इन्विटेशन उसे हिला नहीं सकता था। और इससे भी गहरी बात यह थी कि उसके बाप और मैरिस की परछाइयां फिर से उसके दिमाग में आ जाती हैं। अपनी फैमिली द्वारा कचरे की तरह बाहर फेंके जाने का शौक अभी भी उसके अंदर जल रहा था, जो एल्मा को जल्द से जल्द इनविंसिबल बनने के लिए पुश कर रहा था। उसके पास रुकीज को कैरी करने या किसी के लिए एक प्रॉपर मॉडल टैंकर बनने का कोई टाइम नहीं था। उसका वो कोल्ड रिफ्यूजल एक डिक्लेरेशन भी था कि अब से एल्मा सिर्फ और सिर्फ अपने गोल के लिए फाइट करेगा। वहां से आगे बढ़ते हुए पास्ट के वो भूत अभी भी एल्मा का पीछा नहीं छोड़ रहे थे। उसके कोल्ड फादर और मैरिस की स्माइल का वो इमेज बार बार उसके दिमाग में फ्लैश हो रहा था, जैसे कोई रिमाइंडर हो कि उसके पास आराम करने का टाइम नहीं है। एक हैवी आर्मर नाइट की ट्रू स्ट्रेंथ को अनलॉक करने के लिए अभी भी उसके सामने पहाड़ों जितना काम पड़ा था। इस बीच एरिस किसी ओवरली लॉयल पूंछ की तरह जिद में उसके पीछे लगा रहता है और पीछे पीछे चलते हुए बड़ी एंग्जाइटी से एल्मा को एडवाइस करता है कि वो इन लो लेवल मेंढकों से लड़ना छोड़े और स्ट्रॉन्गर टारगेट्स पर फोकस करे। एल्मा उसे आंसर देने की भी जहमत नहीं उठाता, लेकिन वो उसे भगाता भी नहीं है और उस रुकी को अपने पीछे पीछे फुल ओवर एंथुसियाज्म में भटकने देता है। तभी जिस खतरे से एरिस डरता था वो फाइनली आ ही जाता है। बस फर्क ये था कि वो उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी आ गया था और उसका लेवल एरिस की इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा हाई था। एक जायंट मैजिक स्पाइडर पेड़ों से नीचे कूदती है और जैसे ही वो दोनों रुकते हैं उन पर आग से अटैक करती है। एल्मा तुरंत अपना सिस्टम ओपन करता है। उसके एक्सप्रेशंस में रत्ती भर भी चेंज नहीं आता। भले ही उसके सामने जो दुश्मन था वो लेवल 16 का एरियन डाइव था, यानी गेम में उसके करंट लेवल से सीधा डबल। एक रेड बॉस को देखना जनरली वहां से दुम दबाकर भागना होता है, लेकिन यहाँ एल्मा उसकी डिटेल्स ऐसे पढ़ रहा था जैसे वो कोई मॉन्स्टर विकी स्क्रॉल कर रहा हो। भाई को मौत का डर नहीं है, वो बस सिलेबस चेक कर रहा है। लेकिन यहाँ एल्मा उसकी डिटेल्स ऐसे पढ़ रहा था जैसे वो कोई मॉन्स्टर विकी स्क्रॉल कर रहा हो। निंजा स्टेप्स के थ्रू स्टेल्थ, मूवमेंट कंट्रोल करने वाला पॉइजन और फ्लेम क्लॉ के वो आग उगलते हुए दांत जो अगर लग गए तो इंस्टेंट किल कर सकते थे। मेन प्रॉब्लम ये थी कि फोर्ट्रेस काउंटर तब तक यूजलेस रहेगा जब तक उसका डिफेंस दुश्मन के अटैक से डबल ना हो जाए, और करंट लेवल डिफरेंस को देखते हुए ये कंडीशन अभी पॉसिबल नहीं थी। इस खतरे को देखकर एरीज कांपते हुए अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता है ताकि वो खुद को बीट की तरह सैक्रिफाइस कर दे और एल्मा वहां से भाग सके। एरीज भले ही वीक था, लेकिन उसके अंदर हिम्मत थी और वो अपनी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार था। लड़के में दम तो है, भले ही एचपी एक मच्छर के बराबर हो। हालांकि एल्मा उसे एक हाथ से रोकता है और एकदम फर्म होकर कहता है कि टेंशन मत लो। वेटरन गेमर्स दूसरों से अलग होते हैं क्योंकि उन्हें जितना कॉर्नर किया जाता है वो उतने ही शांत दिमाग से अपने स्किल ट्री में बाजी पलटने का रास्ता ढूंढते हैं। अपने रीसेंट लेवल अप से मिले 7 स्किल पॉइंट्स के साथ एल्मा सब कुछ हैवी आर्मर ओथ में इन्वेस्ट कर देता है और सिस्टम तुरंत एक नई स्किल अनलॉक करता है, डिसार्म। ये ज्यादा डैमेज तो डील नहीं करती, लेकिन हर एक मिनट में ये टारगेट के अटैक स्टैट को 1 मिनट के लिए 20% तक रिड्यूस कर सकती थी। सिर्फ इसका इफेक्ट सुनकर ही कोई भी समझ सकता था कि सिचुएशन को रिवर्स करने के लिए एक टैंकर के पास इससे परफेक्ट चीज नहीं हो सकती। एल्मा बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता, वो पूरे बर्निंग कॉन्फिडेंस के साथ उस स्पाइडर को प्रोवोक करता है और सीधा आगे चार्ज कर देता है। एरियन डाइव अपना पॉइजन फेंकता है, एल्मा अपनी शील्ड से उसे ब्लॉक करता है और तुरंत डिसआर्म से काउंटर करता है। सिस्टम रिपोर्ट करता है कि दुश्मन का 20% अटैक कम हो चुका है। गुस्से में बौखलाया हुआ बॉस अपना फ्लेम क्लॉ चलाता है, हर तरफ धुआं और धूल उड़ने लगती है, जिसे देखकर एरीज डर के मारे चिल्ला पड़ता है क्योंकि उसे लगता है कि एल्मा जलकर राख हो गया है। लेकिन अपने थिक आर्मर और स्ट्रॉन्ग बेस डिफेंस की बदौलत एल्मा अपनी जगह पर मजबूती से टिका रहता है। और वो यही नहीं रुकता। अटैक्स को डॉज करते हुए वो बॉस का एमपी कैलकुलेट कर रहा था। पॉइजन शॉट की कॉस्ट 7 थी और फ्लेम क्लॉ की 5। भाई के दिमाग में अलग ही कैलकुलेटर चल रहा है। वो उस पल का वेट करता है जब स्पाइडर की सांस फूलने लगती है और फिर वो दूसरा डिसार्म हिट करता है, जिससे टोटल अटैक रिडक्शन 40% तक पहुंच जाता है। लेकिन फोर्ट्रेस काउंटर को एक्टिवेट करने के लिए ये अभी भी काफी नहीं था। और यहीं पर एपिसोड की शुरुआत में मिला हुआ टाइटल द इमूवेबल वन फाइनली अपना पावर दिखाता है। जब एल्मा बिना हिले एक जगह खड़ा रहता है तो उसका डिफेंस N% और इंक्रीज हो जाता है। एक तरफ दुश्मन का अटैक बुरी तरह रिड्यूस हो चुका था और दूसरी तरफ इसका डिफेंस और भी हाई हो गया था, जिससे पावर का बैलेंस इंस्टेंटली एल्मा की तरफ टिल्ट हो जाता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं क्योंकि अब सारी कंडीशंस पूरी तरह सेट हो चुकी थीं। लेवल और स्टैट्स का गैप अब कोई मैटर नहीं करता था क्योंकि नॉलेज और कैलकुलेशन ने उस डिफरेंस को पूरी तरह भर दिया था। जिस पल फोर्ट्रेस काउंटर अवेलेबल होता है, एल्मा को पता चल जाता है कि बैटल का रिजल्ट ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। ना कोई टीममेट्स, ना कोई चीट बफ। वो अभी भी मैजिक वर्ल्ड को मास्टर करने वाले गेमर के माइंडसेट से अकेले ही पूरी फाइट को ओवरटर्न कर सकता था। और एक बार जब फोर्ट्रेस काउंटर एक्टिवेट होता है तो समझो फाइट वहीं खत्म।
डीमन स्पाइडर एरियन डाइव पूरी तरह से शैटर हो जाता है और एल्मा को एक मैसिव अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस मिलता है। वो सीधा लेवल 8 से जंप मारकर लेवल 12 पर पहुंच जाता है और उसे 4 और स्किल पॉइंट्स मिलते हैं। वो हैवी आर्मर ओथ में इन्वेस्ट करना कंटिन्यू करने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम रिपोर्ट करता है कि ये स्किल ऑलरेडी अपने लेवल कैप 15 पर पहुंच गई है और इसके बदले में एक नई एक्टिव स्किल अनलॉक होती है, पैरी। नाम सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन एक मैजिक वर्ल्ड प्लेयर के लिए ये एक एसेंशियल डिफेंसिव पीस था और इस इवेंट ने एक बार फिर एल्मा को प्रूव कर दिया कि ये दुनिया बिल्कुल उसी गेम की तरह ऑपरेट करती है जिसे वो बचपन से घोट कर पी चुका है। इस बीच एरीज इतना लकी नहीं था। बॉस ने उसे पॉइजन कर दिया था और उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। भाई की आधी जान तो मॉन्स्टर देखकर ही निकल गई थी, बची हुई जहर ने निकाल दी। वो दोनों शहर वापस लौटते हैं, फिर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। जब रात होती है तो एल्मा एक शॉर्ट रेस्ट के लिए अपनी आंखें बंद करता है, लेकिन पास्ट की यादें बिना किसी इन्विटेशन के वापस आ जाती हैं। उसके बाप का वो कोल्ड चेहरा और मैरिस के वो चुभने वाले ताने एक ऐसे कांटे की तरह वापस आते हैं जिसे निकाला नहीं जा सकता। शायद नेक्स्ट फैमिली हेड की वो पोजीशन एल्मा के लिए बहुत भारी थी। ये एकदम क्लियर था कि सिर्फ लेवल अप करने से दिमाग पर लगे वो गहरे घाव नहीं मिटने वाले, बल्कि ये दर्द तो उसके लिए एक फ्यूल बन रहा था जो उसे और भी ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ने के लिए पुश कर रहा था। अगली सुबह एल्मा अपनी ऑफिशियल आइडेंटिटी रजिस्टर करने के लिए रॉन्डाम के एडवेंचरर गिल्ड में जाता है। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, उसके कानों में स्लो ट्रैश जैसे वर्ड्स पड़ते हैं और ये सब सिर्फ उसके हैवी आर्मर नाइट लेबल की वजह से था। उसे एफ रैंक में डाल दिया जाता है, जो एस से लेकर एफ तक चलने वाले सिस्टम का सबसे लोएस्ट रैंक है। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां हो रही खुसुर पुसुर नहीं थी। असल प्रॉब्लम ये थी कि उसे हैवी आर्मर ओथ का लेवल कैप पता चल चुका था। अगर उसे डंजन में एंटर करना है तो उसे पहले ई रैंक तक पहुंचना होगा और एक गेमर के लिए सिर्फ लो रैंक होने की वजह से अपनी फेवरेट स्किल का लॉक हो जाना उतना ही इरिटेटिंग है जितना इंटेंस कॉम्बैट के बीच में 999 प्लस पिंग आना। एल्मा वहां ज्यादा देर तक स्टक होने से साफ मना कर देता है। वो अपना मैजिक बैग ओपन करता है, जो फैमिली से निकाले जाने के बाद उसके पास बची इकलौती लकी आइटम थी, और उसमें से एरियन डाइव का वो मैसिव मैजिक स्टोन बाहर निकालता है। जब वो उसे काउंटर पर रखता है तो रिसेप्शनिस्ट का चश्मा लगभग नीचे ही गिर जाता है। एक एकदम फ्रेश एफ रैंक रूकी का इस लेवल की लूट लेकर आने का मतलब सिर्फ दो ही चीजें हो सकती थी, या तो वो कोई जीनियस है या फिर उसने ये किसी सस्पिशियस या 2 नंबर के तरीके से जुगाड़ा है। उसके आसपास खड़े एडवेंचरर्स तुरंत दूसरे वाले एक्सप्लेनेशन को चुनते हैं और जोर जोर से उस पर चीटिंग करने का इल्जाम लगाने लगते हैं। एल्मा उन सबको पूरी तरह इग्नोर करता है और सीधा रैंक अप क्वेस्ट के बारे में पूछता है। उसका एटीट्यूड इतना कोल्ड था जो ये क्लियर कर देता है कि उसे एक ऐसी दुनिया को कुछ भी एक्सप्लेन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है रात के समय एक ग्लूमी से ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान में। ये रैंक अप क्वेस्ट साफ तौर पर कमजोर दिल वालों के लिए नहीं था। वहां एल्मा का सामना एक वेटरन एडवेंचरर से होता है जिसकी बॉडी बिल्कुल किसी भालू जैसी थी। उसके आधे चेहरे पर एक घनी दाढ़ी थी और आवाज में बिजली जैसी कड़क। वो आदमी शहर के हर एक प्रेजुडिस को रिप्रेजेंट करते हुए एल्मा की तरफ बढ़ता है और उसे एक फ्रॉड कहकर डांटने लगता है जिसने सिर्फ लेवल 12 पर एरियन डाइव को हराने का दावा किया था, वो भी बिना कोई एक्सप्लेनेशन सुने। वो आदमी उस रुकी को अपने तरीके से सबक सिखाने के लिए अपनी मुट्ठी उठा लेता है, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एल्मा उसके पंच को इतनी आसानी से डिफ्लेक्ट कर देगा जैसे वो कोई धूल झाड़ रहा हो। मतलब अंकल जी आए थे हीरो बनने और एक झटके में उनकी हवा टाइट हो गई। इस मोमेंट में किसी भी तरह की ब्रूट फोर्स का यूज नहीं हुआ था, बस उसकी नई अनलॉक्ड हुई स्किल पैरी को फाइनली अपना जादू दिखाने का पहला मौका मिल गया था, जिसने उस आदमी को डिसबिलीफ में आंखें फाड़े वहीं जमा दिया। एल्मा का गोतान से बहस जारी रखने का कोई इरादा नहीं है। वो कब्रिस्तान में एक बड़े हमले के मिशन में हिस्सा लेने और ई रैंक में पदोन्नति पाने आया था, ना कि व्यर्थ टकराव में ताकत साबित करने। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते और अगर पार्टी लीडर के साथ एक विवाद सब बर्बाद कर दे तो उसे लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। स्थिति पर विचार करने के बाद एल्मा ने सिर झुकाया और शांत भाव से गोतान से मिशन के दौरान मार्गदर्शन करने का अनुरोध किया। गोतान अब भी उसे नापसंद करता है, लेकिन एल्मा के सम्मानजनक रवैये ने उसे विवाद भुलाकर ध्यान मिशन पर लगाने के लिए पर्याप्त कारण दे दिया। फिर गोतान ने टील को आगे जाकर जासूसी करने का आदेश दिया। लाल वस्त्र पहने अति उत्साही युवक ने तुरंत अपना हथियार निकाला और सर्च स्किल से खोज शुरू कर दी। तलवार के चारों ओर जादुई घेरे प्रकट हुए और हवा में फैलकर कब्रिस्तान और जंगल को ढक लिया। एल्मा इसे एक अत्यंत उपयोगी खोज कौशल मानता है, विशेष रूप से निम्न श्रेणी के साहसिकों में दुर्लभ। कुछ ही क्षणों में टील ने क्षेत्र के भीतर गहराई में एकत्रित लगभग 30 राक्षसों की पहचान कर ली। 30 राक्षसों का नाम सुनते ही कई नौसिखिए तनावग्रस्त हो गए, जबकि दूसरी तरफ टील का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। वो इस सफल स्कैन को अपनी पदोन्नति का पुख्ता प्रमाण मानता है और मिशन के बाद तुरंत गोतान से उसे ई रैंक पर पदोन्नत करने पर विचार करने का अनुरोध करता है, जैसे गिल्ड वाले इसे सीधा मेडल ही दे देंगे। गोतान कोई वादा नहीं करता, केवल परिणाम स्वीकार करता है और समूह को आगे बढ़ने का आदेश देता है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, टील को एहसास होता है कि एल्मा वही साहसी है जिसके बारे में गिल्ड में सभी चर्चा कर रहे थे।
वो स्वीकार करता है कि अगर कहानी सच है तो आर्यांगी पे को अकेले हराना एक प्रभावशाली उपलब्धि होगी। हालांकि इस सम्मान से भारी शूरवीर यानी हैवी नाइट वर्क के बारे में उसकी राय में कोई बदलाव नहीं आता। टील अब भी एल्मा के पेशे को एक बुरा विकल्प मानता है। उसे लगता है कि इतनी गजब की युद्ध क्षमता रखने वाले व्यक्ति का समाज द्वारा बेकार समझे जाने वाले वर्ग में फंसा रहना सरासर व्यर्थ है। मतलब इसके हिसाब से एल्मा अपना टैलेंट नाले में बहा रहा है। एल्मा कोई दक्षिणात्मक प्रतिक्रिया नहीं देता, वो बस कहता है कि उसे हैवी नाइट होना पसंद है। टील को लगता है कि वो अपनी निराशा छिपाने के लिए झूठी संतुष्टि का दिखावा कर रहा है। वो एल्मा से कहता है कि मिशन के दौरान वो उसके काम में दखल ना दे, फिर अपनी टुकड़ी में लौट जाता है। एल्मा चुपचाप टील के उपकरणों का अध्ययन करता है और निष्कर्ष निकालता है कि शायद वो एक लाल जादूगर यानी रेड मेज है। मैजिक वर्ल्ड में रेड मेज एक बहुमुखी क्लास है जो तलवारबाजी या आक्रामक जादू, उपचार मंत्र और विभिन्न सहायक कौशलों का उपयोग करने में सक्षम है। देखने में ये एक संपूर्ण और कुशल पेशा लगता है, लेकिन असल में इसी की बहुमुखता इसे सही ढंग से विकसित करना बेहद मुश्किल बना देती है। कौशल अंक यानी स्किल पॉइंट्स को कई अलग अलग शाखाओं में विभाजित किया जाना चाहिए और प्रत्येक क्षमता के लिए निवेश की आवश्यकता है। सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध विकास के बिना उपयोगकर्ता अंततः कई चीजों में सक्षम तो हो जाता है, लेकिन उनमें से किसी में भी असाधारण नहीं होता। जटिलता के संदर्भ में रेड मेज का प्रभावी उपयोग हैवी नाइट से भी कठिन हो सकता है। फिर भी एल्मा टील को कमतर नहीं समझता। ये दुनिया कोई खेल नहीं है और यहाँ के लोगों के पास ना तो डेटाबेस है, ना रणनीति मार्गदर्शिकाएं और ना ही असंख्य प्रयोगों से प्राप्त ज्ञान। ऐसे में स्पष्ट कौशल, लचीली क्षमताएं और तत्काल उपयोगिता वाले वर्गों को स्वाभाविक रूप से अधिक सम्मान मिलता है। हैवी नाइट जैसी रैंक जो केवल तभी शक्तिशाली बनती है जब उसकी कार्यप्रणाली को सही ढंग से समझा जाए और उपयोग किया जाए को बेकार मान लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। जब समूह कब्रिस्तान के गहरे हिस्से में पहुंचता है तो गोतान सबको इकट्ठा करता है और मुख्य लक्ष्य का खुलासा करता है। इस क्षेत्र में मौजूद मरे लोगों को एक भूत का सिर यानी घूल हेड आदेश दे रहा है। नाम सुनते ही कई नौसिखिए बुरी तरह घबरा जाते हैं। गोतान अपना चौड़ा सीना तानकर घोषणा करता है कि वो डी रैंक का साहसी है और नेता से खुद निपटेगा। बाकी सभी को मुख्य लड़ाई से दूर रहना है और आसपास के कमजोर मरे हुओं को खत्म करने पर ध्यान देना है। वो इन्हें ये बेरहम चेतावनी भी देता है कि एक बार जब वो पिशाच के मुखिया से भिड़ जाएगा तो पीछे मुड़कर मुसीबत में फंसे किसी भी व्यक्ति को नहीं बचा पाएगा। दल के अधिकांश सदस्यों को लगता है कि मिशन आसान होगा बशर्ते वे दूरी बनाए रखें और गोतान दुश्मन को हरा दे। हालांकि हमारा प्रो गेमर एल्मा एक ऐसी योजना पर भरोसा नहीं कर सकता जो पूरी तरह से सिर्फ एक व्यक्ति पर निर्भर हो। उसके गेम ज्ञान के अनुसार एक घूल हेड सामान्यतः लगभग लेवल 30 का होता है। इसमें बहुत अधिक खतरनाक आक्रमण क्षमताएं नहीं होती, लेकिन ये मरे हुओं को नियंत्रित कर सकता है और अंडरवर्ल्ड की सांस का उपयोग करके बार बार वाइट बना सकता है। ये क्षमता एक धीमे सीधे साधे राक्षस को निरंतर सहायता का स्रोत बना देती है। एल्मा का अनुमान है कि गोतान लगभग लेवल 40 का है, जिसका मतलब है कि वो सीधे मुकाबले में घूल के मुखिया को हरा सकता है। असली समस्या ये है कि बाकी लगभग सभी एकदम अनुभवहीन है, संगठित युद्ध से अपरिचित है और सुरक्षा के लिए पूरी तरह से नेता पर निर्भर है। संभावित परिणामों पर विचार करने के बाद एल्मा का अनुमान है कि सभी के जीवित रहने की संभावना केवल 80% है। अगर ये कोई वीडियो गेम होता तो 80% बचने का चांस बढ़िया माना जाता, लेकिन भाई ये असली दुनिया है। यहाँ ना तो सेफ फाइल होती है जिसे आप लोड कर सको और ना ही मरने के बाद दूसरा मौका मिलता है। जो बाकी 20% है वो कोई नंबर नहीं बल्कि वास्तविक लोग हैं जो शायद कभी लौट कर घर वापस न जा सके। गोतान ने बिना रणनीति के सभी को आगे बढ़ने का आदेश दे दिया। उसने ना किसी को पद सौंपा और ना ही ये बताया कि स्थिति बिगड़ने पर क्या करना है। मतलब भाई ये जंग में जा रहे हैं या पिकनिक पर। एक समझदार गेमर की तरह एल्मा आगे बढ़कर स्पष्ट निर्देश मांगता है। गोतान ठहरा घमंडी इंसान, वो तुरंत क्रोधित हो गया। उसके फूले हुए ईगो को लगा कि एक नौसिखिया उसे लीडरशिप सिखा रहा है। भाई का ईगो एक सही सवाल से ही चकनाचूर हो गया। एल्मा नेतृत्व हथियाना नहीं चाहता। वो मानता है कि साहसी के रूप में उसके पास अनुभव की कमी है, लेकिन भाई यही कारण है कि बाकी अनुभवहीन दल को पता होना चाहिए कि कहाँ खड़ा होना है, कैसे सहयोग करना है और मरे हुए लोग कई दिशाओं से हमला करें तो क्या करना है। टील स्पष्ट रूप से डरा हुआ है, लेकिन गोतान की स्वीकृति पाने के लिए एल्मा का मजाक उड़ाता है। भयंकर चमचागिरी है भाई। वो दावा करता है कि एल्मा डरा हुआ है और बहादुर लोगों के विपरीत नेता से सुरक्षा मांग रहा है। बाकी नौसिखिए चुप रहते हैं, जबकि एल्मा अकेला उनकी सुरक्षा के लिए आवाज उठा रहा है। उनकी प्रतिक्रिया एल्मा को निराश करती है, लेकिन वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। गोतान ने कठोर स्वर में घोषणा की कि जो खुद को बोझ मानता है वो पीछे हट सकता है। एल्मा ने बहस बंद कर दी। वो समझ गया कि इस मूर्ख नेता का योजना बदलने का कोई इरादा नहीं है। अब अगर सुरक्षा घेरा टूटता है तो एल्मा को अपने दम पर बाकी लोगों की रक्षा करनी होगी। चेतावनी खत्म होते ही कब्रिस्तान कांपने लगता है, कब्रें फटने लगती हैं और भयानक वाइट्स धरती से निकलकर कब्रों के बीच से आगे बढ़ने लगते हैं। दल में दहशत फैल जाती है, यहाँ तक कि बड़बोले टील का सारा झूठा आत्मविश्वास राक्षसों के आते ही गायब हो जाता है। जो टील डींगे हाँक रहा था उसकी हवा निकल गई। कब्रिस्तान के अंदर एक विशाल का एक गूल हेड भारी गदा लिए खड़ा हो जाता है।
गोतान, जो खुद को हीरो समझता है, तुरंत अपनी कुल्हाड़ी लेकर मुख्य नेता की ओर बढ़ता है और नौसिखियों को भूतों के पूरे झुंड से अकेले निपटने के लिए छोड़ देता है। क्या शानदार लीडरशिप है, तालियां बजनी चाहिए इस बेवा मुफ के लिए। गोतान ने टील और पॉल को आगे बढ़कर मोर्चा बनाने का आदेश दिया, लेकिन विभिन्न दिशाओं से इतने सारे मरे हुए प्राणियों के प्रकट होने से मोर्चा तुरंत बिखर गया। इनमें से अधिकांश साहसी लोगों ने कभी राक्षसों के पूरे समूह से लड़ाई नहीं की थी और ना ही वाइट्स जैसे दुश्मनों से। ये प्राणी इंसानों जैसे दिखते हैं, लेकिन उन्हें न दर्द होता है न डर दिखाई देता है, और घायल होने के बाद भी वे बस आगे बढ़ते रहते हैं। ये दृश्य देखकर नौसिखिए स्तब्ध रह जाते हैं। स्पष्ट आदेश न होने के कारण हर व्यक्ति अलग अलग लक्ष्य चुनता है, आसपास का जायजा लेता है और अनजाने में आसपास के लोगों के ब्लाइंड स्पॉट्स उजागर कर देता है। एल्मा युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण करता है और पुष्टि करता है कि पिशाच का मुखिया साधारण लाठी का इस्तेमाल कर रहा है। मौजूदा लेवल के भारी अंतर को देखते हुए गोतान को उसे रोकने में सक्षम होना चाहिए। असली खतरा तो पीछे की पंक्ति को घेरे हुए वाइट से है। अगर नौसिखिए उन्हें खत्म नहीं कर पाते तो वे अंततः गोतान की लड़ाई में भारी बाधा डालेंगे। भयभीत साहसियों को दोष देने के बजाय एल्मा उन्हें सबसे सरल योजना बताता है। वो सबको पास रहने, पीछे से रक्षा करने और उसके पीछे से हमला करने का आदेश देता है। एल्मा स्वयं आगे बढ़कर सभी प्राणियों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। कई लोग तुरंत आपत्ति जताते हैं। भले ही एल्मा को अनुभव हो, उनका मानना है कि अकेले खड़ा एक भारी योद्धा का मरे हुओं के पूरे झुंड के सामने खड़ा होना मौत को दावत देना है। इतनी दिशाओं से होने वाले हमले किसी भी रक्षा पंक्ति को ध्वस्त कर देंगे और सपोर्ट मेज की उपचार क्षमता से कहीं अधिक होंगे। एल्मा अपनी क्लास की कार्यप्रणाली विस्तार से नहीं समझाता, वो बस दूसरों से भरोसा करने और कुछ अप्रत्याशित होने पर सूचना देने का अनुरोध करता है। अपनी तलवार निकालकर वो समूह से बाहर निकलता है और सीधे भूतों की ओर चल पड़ता है। भाई का स्वैली अलग लेवल का है। उसका भारी कवच तुरंत आसपास के राक्षसों को आकर्षित कर लेता है। गेमिंग की भाषा में उसने सबका एग्रो ले लिया। एक एक करके वे अपने पिछले लक्ष्यों को छोड़कर उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। पहला राक्षस हथियार नीचे घुमाता है, लेकिन एल्मा पैरी स्किल का इस्तेमाल करते हुए तलवार की दिशा बदल देता है और कवच को छूने से पहले ही हमला रोक देता है। एक और प्राणी पीछे से हमला करता है। एल्मा फुर्ती से मुड़ता है, वार रोकता है और रक्षा पंक्ति को भेदते हुए एक भी वार सफल नहीं होने देता। जैसे जैसे प्राणी उसके चारों ओर जमा होते हैं, पीछे मौजूद साहसी लोगों को अपनी संरचना फिर से बनाने के लिए पर्याप्त जगह मिल जाती है। जैसे ही राक्षसों का झुंड इकट्ठा होता है, एल्मा ढाल उठाता है और अपनी स्किल काउंटर फोर्ट्रेस को एक्टिवेट कर देता है। दर्जनों हथियार एक साथ बरसते हैं, लेकिन हर हमला रोक दिया जाता है। कुछ ही क्षणों में संचित शक्ति भयानक विस्फोट के साथ हर दिशा में फूट पड़ती है। आसपास के सभी भूत एक साथ नष्ट हो जाते हैं। एक ही जवाबी हमले में आधे से ज्यादा मरे हुए लोग गायब हो जाते हैं, जिससे नौसिखिए अविश्वास से देखते रह जाते हैं। एल्मा ने कहा था कि वो दुश्मनों को आकर्षित करेगा, लेकिन शायद बताना भूल गया कि उसका इरादा उनमें से अधिकांश को एक झटके में मिटाने का भी था। बंदे ने सीधा गेम ही पलट दिया। एल्मा समझाता है कि एक हैवी नाइट का काम खतरनाक स्थिति में खड़े होकर दुश्मनों को आकर्षित करना और दबाव को अपनी टोली के फायदे में बदलना है। वो अग्रणी पंक्ति में डटा रहेगा, जबकि बाकी सभी को केवल बचे हुए राक्षसों को खत्म करना है और किसी बदलाव की स्थिति में उसे सूचित करना है। इसका ये प्रदर्शन देखने के बाद समूह का डर तेजी से कम होने लगता है। वही योद्धा जिन्होंने एल्मा का मजाक उड़ाया था, अब हथियारों पर मजबूत पकड़ बना लेते हैं और गोतान के बचाव का इंतजार करने के बजाय सहयोग करना शुरू कर देते हैं। एल्मा कब्रों के बीच फुर्ती से घूमता है, भूतों को खींचता है, पैरी का इस्तेमाल करता है और दुश्मन इकट्ठे होने पर काउंटर फोर्ट्रेस एक्टिवेट कर देता है। इस भयानक लड़ाई के बीच एल्मा का लेवल 15 से बढ़कर सीधा 16 हो जाता है, जिससे उसे एक और स्किल पॉइंट मिल जाता है। एक प्रो गेमर के नजरिए से एल्मा को अब यह पक्का हो गया है कि कमजोर दुश्मनों की भीड़ वाले ऐसे डरावने इलाके उसके हैवी नाइट क्लास के विकास के लिए एकदम परफेक्ट फार्मिंग ग्राउंड है। डरे हुए नौसिखिए सैनिक एल्मा को किसी बेकार पेशे में फंसा इंसान बिल्कुल नहीं मानते। जिन लोगों ने कुछ देर पहले उसका मजाक उड़ाया था, अब उनके लिए एल्मा युद्ध क्षेत्र में सबसे ताकतवर और भरोसेमंद इंसान बन चुका है। भाई ने अपने काम से सबका मुंह बंद कर दिया। इसी बीच एक साहसी सैनिक गोतान की मदद का सुझाव देता है, लेकिन एल्मा तुरंत मना कर देता है। एल्मा समझाता है कि गूल हेड का लेवल बाकी सभी सदस्यों से कहीं ज्यादा है। वहां जाने पर वे उस राक्षस को बहुत कम नुकसान पहुंचा पाएंगे और लड़ाई में शामिल होकर वे गोतान के लिए एक बड़ी बाधा ही बनेंगे। मतलब मदद करना तो दूर, वे गले की हड्डी बन जाएंगे। सबसे सुरक्षित विकल्प यही है कि वे अपनी जगह पर टिके रहें और बचे हुए वाइट्स को खत्म करें। दूसरी ओर कब्रिस्तान के दूसरे छोर पर गोतान और उस भयानक पिशाच के सिर के बीच लड़ाई अभी भी जारी है। वो विशालकाय राक्षस पागलों की तरह कब्रों के बीच से दौड़ता हुआ आता है, अपनी भुजाओं को घुमाता है और अपने गधे को पूरी ताकत के साथ जमीन पर पटकता है। जमीन पर भयानक कंपन होता है। गोतान अपनी कुल्हाड़ी को बहुत कसकर पकड़े हुए है। वो फुर्ती से राक्षस के हर वार से बचता या उसे रोकता है और सही मौके की तलाश में रहता है। अंत में वो तेजी से घूमता है और एक इतना जोरदार प्रहार करता है कि राक्षस का सिर एक ही झटके में कटकर कब्रिस्तान के पार जा गिरता है। धूल और टूटे पत्थर हवा में उड़ जाते हैं। लेकिन भाई, ये कोई मामूली गुंडा थोड़ी ना है। वो राक्षस बस कुछ पलों के लिए नीचे रहता है और फिर खुद को वापस पैरों पर खड़ा कर लेता है।
ये देखकर कि बचे भूत अभी भी दखल दे रहे हैं, गोतान तुरंत टील और पॉल को आवाज लगाता है। वो उन्हें छोटे भूतों को दूर ले जाने को कहता है ताकि वो नेता पर ध्यान केंद्रित कर सके, लेकिन दोनों हिचकिचाते हैं। ये छोटे जीव पिशाच के सिर के बहुत करीब हैं और आगे बढ़ने से वे शक्तिशाली राक्षस के जानलेवा हमलों की चपेट में आ सकते हैं। इन दोनों का सारा झूठा आत्मविश्वास तभी सबसे मजबूत लगता है जब असलियत में कोई लड़ाई नहीं लड़नी होती। दूर से ज्ञान बांटने वाले ये डरपोक अब भीगी बिल्ली बन गए हैं। गोतान उनकी इस हिचकिचाहट को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। वो गुस्से में चिल्लाता है कि जो साहसी सौंपे गए कर्तव्यों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है, उन्हें गिल्ड पदोन्नति के बारे में भूल जाना चाहिए। इससे पहले कि टील और पॉल कुछ करते, गोतान फिर हमला करता है। वो पिशाच की विशाल भुजा से बचकर निकलता है और अपनी स्किल बोल्डर ब्रेकर सक्रिय कर देता है। कुल्हाड़ी का तेज वार उस जीव के शरीर में गहराई तक घुस जाता है। हमले से वो जीव धूल के बादल में पीछे की ओर गिर पड़ता है। एल्मा तुरंत उसकी हालत का जायजा लेता है और पाता है कि हमले से गूल हेड का हेल्थ 79 में से घटकर मात्र 28 रह गया है। गोतान की भयानक आक्रमण शक्ति को देखकर लगता है कि एक और सटीक प्रहार से लड़ाई खत्म हो जानी चाहिए। एल्मा के साथ कई साहसी बचे हुए भूतों को खत्म करने और गोतान के लिए रास्ता साफ करने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी एल्मा को भूत का सिर अजीब तरह से व्यवहार करते हुए दिखाई देता है और वो सबको रुकने का आदेश देता है। अचानक राक्षस पास के एक भूत को पकड़ता है, हवा में उठाता है और पूरा निगल जाता है। उसकी सेहत तुरंत 28 से बढ़कर 60 हो जाती है, जिससे गोतान द्वारा पहुंचाया गया मुख्य नुकसान ठीक हो जाता है। आसपास के साहसी ये देखकर बुरी तरह घबरा जाते हैं। एल्मा तुरंत कॉप्स ईटर नामक एक दुर्लभ स्किल पहचानता है। ये एक क्षमता है जिसके द्वारा गूल हेड लाशों या मरे हुए प्राणियों को खाकर अपनी सेहत ठीक कर सकता है। हर गूल हेड में ये क्षमता नहीं होती और इससे सामना होने पर मिशन कहीं अधिक कठिन हो जाता है। फिर भी सेहत ठीक होना एल्मा की सबसे बड़ी चिंता नहीं है। अगर राक्षस सिर्फ एक बार इसका इस्तेमाल करके लड़ाई लंबा खींचना चाहता तो वो इतनी बड़ी संख्या में भूतों को इकट्ठा नहीं करता। इसके बावजूद वो बचे हुए मरे हुओं को अपनी ओर खींचता जा रहा है। उसका ये व्यवहार लगातार बेताबी भरा होता जा रहा है, जो एल्मा को याद आने वाले गेम डेटा से बिल्कुल अलग है। वो ठीक नहीं बता सकता कि क्या होने वाला है, लेकिन अपनी चरम सीमा पर पहुंचा हुआ एक राक्षस अचानक अपने ही जैसे कई जीवों को खा जाए तो स्पष्ट है कि ये सिर्फ उपचार से कहीं अधिक है। एल्मा गोतान को रुकने के लिए चिल्लाता है और सबको पिशाच के सिर से दूर हटने का आदेश देता है, लेकिन गोतान इस स्थिति को अलग तरह से समझता है। उसके घमंडी नजरिए से राक्षस ने आसानी से उसके रास्ते में आने वाले भूतों को खा लिया है। भले ही उसकी सेहत सुधर गई हो, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि कुछ और हमलों से ही वो खत्म हो जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस की भी हद है। एल्मा की चेतावनी को अनसुना करते हुए गोतान ने कुल्हाड़ी पर अपनी पकड़ मजबूत की और आगे बढ़ गया। एल्मा ने उसे फिर पीछे हटने का आदेश दिया। ठीक उसी क्षण पिशाच का सिर पैर जमीन में गाड़ता है, दोनों हाथ ऊपर उठाता है और एक ऐसी दहाड़ मारता है जिससे पूरा कब्रिस्तान हिल उठता है। उसके शरीर के चारों ओर बैंगनी ऊर्जा का विस्फोट होता है। जमीन फट जाती है और प्रकाश की धाराएं मांसपेशियों के चारों ओर लिपट जाती हैं, जो असामान्य गति से फैलने लगती हैं। गोतान को रुकना पड़ता है, जबकि एल्मा आगे बढ़ता है और पीछे मौजूद लोगों के सामने ढाल उठा लेता है। पिशाच का सिर लगातार बढ़ता जाता है। उसका चेहरा विकृत हो जाता है, उसके नुकीले दांत और पंजे लंबे हो जाते हैं और उसके हाथ का हथियार उसकी बढ़ती ताकत से चूर चूर हो जाता है। उसके शरीर से निकलने वाले दबाव के कारण नौसिखिए एक बार फिर से जम जाते हैं। एल्मा अंततः सबसे बुरे परिणाम की पुष्टि कर देता है। ये राक्षस केवल ठीक ही नहीं हो रहा, बल्कि विकसित हो रहा है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई देता है। गूल हेड अब मैड हेड में बदल गया है। इसका लेवल तुरंत लगभग 33 से बढ़कर 40 हो जाता है। कुछ ही सेकंड्स में लगभग पराजित अमर दुश्मन गोतान के सामने एक पूरी तरह से नई प्रजाति में परिवर्तित हो गया है, जिसका शरीर अधिक मजबूत है, आंकड़े बेहतर हैं और ऐसी क्षमताएं हैं जिन्हें दल अभी तक पहचान नहीं पाया। सिस्टम नोटिफिकेशन स्क्रीन पर चमकता है। गूल हेड अब विकसित होकर मैड हेड बन चुका है। उसका लेवल तुरंत 33 से छलांग लगाकर सीधा 40 हो जाता है। कुछ ही सेकंड में वो लगभग हार चुका दुश्मन, जिसे गोतान अपने घमंड में कुछ नहीं समझ रहा था, अब एक पूरी तरह से नई, विशाल और खूंखार प्रजाति में बदल गया है, जिसका शरीर पहले से अधिक मजबूत है, आंकड़े बेहतर हैं और ऐसी क्षमताएं आ गई हैं जिन्हें दल अभी तक पहचान नहीं पाया है। आसपास बचे हुए सभी वाइट्स को निगलने के बाद गूल हेड ने अपना विकास पूरा कर लिया। बैंगनी ऊर्जा के भयंकर प्रवाह के बीच उसका शरीर फूल जाता है। उसके पंजे और नुकीले दांत लंबे हो जाते हैं और क्षमताएं पूरी तरह बदल जाती हैं। एल्मा तुरंत अपने गेमिंग अनुभव से इसे फॉर्म एवोल्यूशन के रूप में पहचानता है। ये एक बेहद दुर्लभ घटना है, जो केवल तभी होती है जब कुछ राक्षस बहुत असामान्य परिस्थितियों में धकेल दिए जाते हैं।
मैजिक वर्ल्ड में भी इसका सटीक कारण कभी पूरी तरह समझ नहीं आया था, लेकिन अभी जो बात सबसे ज्यादा मायने रखती है वो ये है कि लगभग पराजित बॉस अब एक लेवल 40 के मैड हेड में बदल गया है और उसने अपने पूरे 94 हेल्थ पॉइंट्स वापस पा लिए हैं। इनकी किस्मत सच में इससे ज्यादा बुरी नहीं हो सकती थी। मैड हेड दल को संभलने का कोई समय नहीं देता। वो अपना सिर पीछे झुकाता है, नीली ऊर्जा एकत्रित करता है और सीधे गोतान पर अपना निशाना साधता है। एल्मा तुरंत उसे हमले के सामने खड़े न होने की चेतावनी देता है, लेकिन उस आदमी के भागने से पहले ही विस्फोट हो जाता है। गोतान को जोरदार चोट लगती है और वो अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ता है। जो गोतान थोड़ी देर पहले अपना चौड़ा सीना तानकर सबसे बड़ा योद्धा बन रहा था, उसकी एक ही झटके में सारी हवा निकल गई। एल्मा तुरंत टील और पॉल को पुकारता है और उन्हें जादू का इस्तेमाल करके मैड हेड का ध्यान भटकाने का आदेश देता है। लेकिन वो टील, जो कुछ ही क्षण पहले ई रैंक की पदोन्नति के लिए गिड़गिड़ा रहा था, डर के मारे तुरंत पीला पड़ जाता है। उसे डर है कि जैसे ही वो हमला करेगा, राक्षस अपना निशाना बदलेगा और उसे एक कीड़े की तरह कुचल देगा। इन डरपोक लोगों से किसी भी चीज की उम्मीद करना ही बिल्कुल बेकार है। एल्मा चेतावनी देता है कि अगर गोतान मारा गया तो समूह में किसी के पास इतना उच्च लेवल नहीं है कि वो मैड हेड का अकेले सामना कर सके। फिर भी उनकी हिचकिचाहट के कारण बचने का अंतिम अवसर हाथ से फिसल जाता है। मैड हेड तेजी से दूरी कम करता है और एक जोरदार प्रहार करके गोतान को कई कब्रों के बीच से हवा में उड़ाते हुए दूर फेंक देता है। उसका शरीर पत्थर के फर्श पर जोर से टकराता है, जिससे वो गतिहीन और लकवाग्रस्त होकर रह जाता है। राक्षस तुरंत अपने सबसे खतरनाक दुश्मन का काम तमाम करने के लिए आगे बढ़ता है। एल्मा के पास आगे बढ़कर हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। वो अपनी ग्रेट स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए राक्षस की नीचे आती विशाल भुजा को रोकता है और खुद को मैड हेड और गोतान के बीच खड़ा कर लेता है। एल्मा घोषणा करता है कि वो राक्षस को दूर लुभाएगा और टील तथा पॉल को आदेश देता है कि वे गोतान को युद्ध क्षेत्र से बाहर खींचकर ले जाएं। वो टील को निर्देश देता है कि गोतान को वापस लड़ाई में लाने के लिए उसे हील और पैरालिसिस रिकवरी का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन दुर्भाग्य से वो रेड मेज स्वीकार करता है कि उसने सिर्फ हील ही सीखा है। बचे हुए हर एक स्किल पॉइंट को उसने अटैक एनहांसमेंट में लगा दिया था। एल्मा अपनी गहरी निराशा को बिल्कुल नहीं छिपाता। एक क्लास जिसमें पहले से ही बहुत सारे विकास के रास्ते होते हैं, उसे सही ढंग से बनाना वैसे ही मुश्किल है। फिर भी इस बेवकूफ ने सिर्फ थोड़ा डैमेज बढ़ाने के लालच में स्टेटस रिमूवल जैसा एक अत्यंत जरूरी स्पेल ही छोड़ दिया। तुमने अपनी क्लास का पूरा कबाड़ा कर दिया भाई। हालांकि अब शिकायत करने से उसका वो बर्बाद स्किल ट्री ठीक नहीं होगा। एल्मा तुरंत अपनी योजना बदलता है और दोनों को आदेश देता है कि वे गोतान को किसी सुरक्षित जगह ले जाएं और लगातार उसकी सेहत को हील करते रहें। गोतान के शरीर में जो लकवा है, दरअसल मैड हेड के पैरालाइजिंग रॉटन फ्लैश गुण के कारण है। सामान्य परिस्थितियों में ये प्रभाव लगभग 3 मिनट के बाद स्वाभाविक रूप से गायब हो जाता है। अगर टील लगातार हील करता रहे और गोतान का शरीर फिर से हिलने तक वो जिंदा बच जाए तो पार्टी के पास पलटवार करने का मौका होगा। लेकिन समस्या यह है कि लेवल 40 के राक्षस के सामने 3 मिनट भी एक सदी के बराबर है और एक गलती भी सबको मारने के लिए काफी होगी। एल्मा ईंधन की स्थिति की जांच करता है। लेवल 40 के मैड हेड के पास 94 में से 94 हेल्थ पॉइंट्स है, जिसका मतलब है कि विकास से पहले का सारा नुकसान पूरी तरह मिट चुका है। एल्मा खुद अभी सिर्फ लेवल 16 पर है। 24 लेवल का भारी अंतर होने के कारण उसे सीधे हराना लगभग असंभव है। ये देखकर डरे हुए नौसिखिए तुरंत भागने लगते हैं और एल्मा को मैड हेड के सामने अकेला छोड़ देते हैं। मुसीबत आई तो सब भाग लिए। एल्मा दानव को मूल युद्ध क्षेत्र से दूर खींचता है और कब्रों के पीछे छिप जाता है ताकि इलाके का उपयोग करके कुछ अतिरिक्त सेकंड हासिल कर सके। एल्मा गुप्त हलचल से उसे भ्रमित करने और एक सरप्राइज अटैक की तैयारी करने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ जो इंसान सरप्राइज होने वाला है वो खुद एल्मा ही है। मैड हेड अचानक उसके पीछे प्रकट होता है और प्रहार करता है। एल्मा अपनी तलवार से उसे रोकता है, लेकिन ब्लेड के माध्यम से आने वाला बल अत्यधिक भारी है। भौतिक विज्ञान के अपरिहार्य नियमों का पालन करते हुए वो पत्थर के फर्श पर पीछे की ओर घिसटता चला जाता है। गेम का ज्ञान एल्मा को क्षमताओं को पहचानने और राक्षस की गतिविधियों को पढ़ने की अनुमति देता है, लेकिन सिर्फ ज्ञान स्टैटिस्टिक्स के अंतर को नहीं मिटा सकता। लड़ाई जितनी लंबी खिंचेगी, एल्मा का स्टैमिना गिरता जाएगा और मैड हेड बिना रुके लगातार हमला करता रहेगा। एल्मा समझता है कि केवल बचाव और हमलों से बचना पर्याप्त नहीं होगा। अगर वो मैड हेड को एक तरफा हमला करने की छूट देगा तो गोतान का लकवा खत्म होने से पहले ही वो गलती कर बैठेगा। राक्षस को नियंत्रण में रखने के लिए एल्मा को एक ऐसे शक्तिशाली हमले की जरूरत है जो उसके उच्च बचाव को भेद सके और उसे हिचकिचाने पर मजबूर कर सके। उसका स्किल मेन्यू दिखाता है कि 5 पॉइंट्स बचे हैं। वो उन्हें डिफेंस एनहांसमेंट या बेसिक स्वॉर्ड्समैनशिप में लगा सकता है। हालांकि तात्कालिक लक्ष्य जिंदा बचना है, एल्मा कवच को मजबूत करने से इनकार करता है। अधिक रक्षा केवल उसे निष्क्रिय स्थिति बदले बिना कुछ और हिट सहन करने की अनुमति देगी। इसलिए वो अपने पूरे 5 पॉइंट्स को बेसिक स्वॉर्ड्समैनशिप में डालता है, जिससे शाखा लेवल 5 तक पहुंच जाती है और उसका नया स्किल स्मैश स्लैश अनलॉक हो जाता है। स्मैश स्लैश क्लोज रेंज तलवार तकनीक है।
इसे इस्तेमाल करने के लिए उपयोगकर्ता को प्रतिद्वंदी की पहुंच के बिल्कुल अंदर जाना पड़ता है और एकदम पास से तलवार से प्रहार करना पड़ता है। क्योंकि ये हथियार की नेचुरल पहुंच का बलिदान देती है, अधिकतर तलवारबाज इस स्किल को बहुत दोषपूर्ण मानते हैं, लेकिन इसके बदले में ये भारी बचाव वाले लक्ष्यों के खिलाफ अत्यंत प्रभावी और विनाशकारी है। हैवी नाइट क्लास के बारे में दुनिया जानती है कि इनके पास हमला करने की ताकत बहुत कम होती है, लेकिन डिफेंस एकदम गजब का होता है। ये खूबी उन्हें दुश्मनों के करीब खड़े रहकर वार सहने और वापस वार करने की अनुमति देती है। स्मैश स्लैश स्किल बाकी लोगों के लिए भले कचरा हो, लेकिन प्रो गेमर एल्मा के हाथों में आते ही इसकी कमजोरियां उड़ जाती हैं। आज वही बेकार स्किल उस लेवल 40 मैड हेड के हमले को तोड़ने के लिए एल्मा का परफेक्ट हथियार बन जाती है। जैसे ही स्किल अनलॉक होता है, विशालकाय राक्षस भूखे जानवर की तरह टूट पड़ता है। एल्मा बहादुरी से जादुई ढाल उठाकर विनाशकारी हमले को सीने पर झेल लेता है। प्रहार की ताकत से एल्मा जोरदार झटके से पत्थर के रास्ते पर दूर तक पीछे घिसटता चला जाता है। वो मैड हेड की ताकत को पूरी तरह बेअसर नहीं कर सकता, लेकिन अपना एल्मा कहां हार मानने वाला है। संतुलन हासिल करते ही वो बिजली की फुर्ती से वापस दानव की तरफ दौड़ पड़ता है। वो लगातार हमलों के बीच की ओपनिंग का फायदा उठाकर बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। ठीक इसी पल स्मैश स्लैश सक्रिय होता है और एल्मा अपनी भारी तलवार के चपटे हिस्से को मैड हेड के शरीर पर पूरी ताकत से दे मारता है। एक बार में लेवल 40 का बॉस नहीं मरेगा, लेकिन इस प्रहार से एल्मा के पास राक्षस पर दबाव बनाने का ठोस तरीका आ गया था। एल्मा ढाल और भारी तलवार की मदद से हर जानलेवा वार को रोकता रहता है। वो तेज गेमिंग नजरों से दानव की हलचल का बारीकी से अध्ययन कर रहा है और बचाव भेद कर अंदर घुसने के मौकों की तलाश में है। जैसे जैसे लड़ाई खिंचती है, मैड हेड की गतिविधियां अराजक और बेकाबू होने लगती हैं। उसकी विशाल भुजाओं के वार स्थिरता खोने लगते हैं, जिससे एल्मा को हमला करने के लिए ज्यादा जगह मिलने लगती है। एल्मा को पक्का नहीं है कि क्या ये बदलाव स्मैश स्लैश के कारण हुआ है, लेकिन उसे पता है कि उसने राक्षस को रोककर अपना काम पूरा कर दिया है। उसी तनावपूर्ण क्षण में आसमान से गोतान प्रकट होता है। मैड हेड का लकवा खत्म हो चुका है और डरपोक टील ने दूर से हील जादू का जो इस्तेमाल किया था, उसकी वजह से गोतान की सेहत इतनी हो गई है कि वो लड़ाई में लौट सके। चलो, टील ने कुछ तो किया। कुल्हाड़ी ग्रेट एक्स पर पकड़ मजबूत करते हुए गोतान अपनी बची खुची जान सबसे खतरनाक स्किल ड्रैगन स्लेइंग स्लैश में झोंक देता है। फिर वो टूटते तारे की तरह नीचे आकर हथियार सीधे राक्षस के सिर पर दे मारता है। कुल्हाड़ी टकराते ही भयंकर लाल ऊर्जा मैड हेड के शरीर को चीरती हुई आर पार निकल जाती है। राक्षस को अचानक हमले का जवाब देने का समय ही नहीं मिल पाता। बस एक पल में उस राक्षस का शरीर ताकत खो बैठता है और गड़गड़ाहट के साथ ढह जाता है। कुछ सेकंड्स बाद मैड हेड प्रकाश के अनगिनत कणों में बदलकर पूरे कब्रिस्तान में विलीन हो जाता है। खौफनाक नजारा देखने के बाद छिपकर कांप रहे साहसी लोगों की जान में जान आती है और वे जीत की खुशी में जयकारे लगाने की हिम्मत जुटा पाते हैं। लेवल 40 के खूंखार बॉस को हराने से मिलने वाला अनुभव एल्मा के लेवल को 16 से छलांग लगाकर सीधे 23 पर पहुंचा देता है। 7 लेवल का जंप, असली जैकपॉट। उधर गोतान फटी आंखों से देखकर विश्वास नहीं कर पा रहा कि मामूली एफ रैंक साहसी उस भयंकर जानलेवा हमले से जिंदा कैसे बच गया। एल्मा ईमानदारी से स्वीकार करता है कि वो अपनी सहनशीलता की आखिरी सीमा तक पहुंच चुका था। अगर गोतान वापस आने में जरा सी भी देरी कर देता तो अगली लाश एल्मा की ही होती। कुछ सेकंड्स की खामोशी के बाद जो इंसान थोड़ी देर पहले ईगो के पहाड़ पर बैठा था, वही गोतान सीधे एल्मा के सामने सिर झुकाकर सच्चे दिल से माफी मांगता है। भाई का सारा घमंड जमीन पर आ चुका है। वो स्वीकार करता है कि उसका नेतृत्व लापरवाह और बकवास था। उसने कोई स्पष्ट फॉर्मेशन नहीं बनाई, किसी बदलाव के लिए योजना तैयार नहीं की और नौसिखियों की सुरक्षा को हल्के में ले लिया। एल्मा ने लड़ाई शुरू होने से पहले जो चेतावनियां दी थीं, वो सब सच साबित हुई हैं। अगर एल्मा जान पर खेलकर वाइट्स को इकट्ठा नहीं करता और मैड हेड को रोककर नहीं रखता, तो ये मिशन आसानी से भयंकर नरसंहार में बदल जाता। अपनी गलती सुधारते हुए गोतान लड़ाई का सारा इनाम सीधे एल्मा को सौंप देता है। राक्षस के अवशेषों के बीच से कीमती लेवल 40 का मैजिक स्टोन निकलता है और उसके बगल में एक खौफनाक लाल ढाल प्रकट होती है। इसे राक्षसी चेहरे, सींगों और चमकते सुनहरे दांतों से सजाया गया है। ये बेहद रेयर आइटम है जो लेवल 40 के राक्षस को हराने पर प्राप्त होता है। एल्मा अपनी इच्छाई दिखाते हुए ढाल गोतान को देने की कोशिश करता है, क्योंकि उसी ने राक्षस को मारा था, लेकिन गोतान इसे लेने से इनकार कर देता है। वो सबके सामने घोषणा कर चुका है कि ये एल्मा की उपलब्धि है। आइटम की जानकारी से पता चलता है कि ये मैड डीमंस शील्ड है, जो डिफेंस को 25 पॉइंट्स तक बढ़ाती है और बाजार में इसकी कीमत पूरे 3 मिलियन गोल्ड की है। रातों रात करोड़पति। गोतान की आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। वो अंदर ही अंदर इसे चाहता है, लेकिन अपना दावा छोड़ चुका है। बेचारे का भारी नुकसान हो गया। इस ढाल की खूबी यह है कि जब भी धारण करने वाला दुश्मन के हमले को सफलतापूर्वक रोक लेता है, तो अगले प्रहार में उसे अतिरिक्त 8 पॉइंट्स का अटैक बोनस मिलता है। ये जादुई प्रभाव हैवी नाइट की युद्ध शैली के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। एल्मा का ऊंचा डिफेंस उसे दुश्मनों के हमले आसानी से रोकने की अनुमति देता है, जबकि ये अतिरिक्त अटैक पावर क्लास की सबसे बड़ी कमजोरी यानी कम डैमेज की भरपाई कर देती है। एल्मा अब एक अनस्टॉपेबल मशीन बन चुका है। इसके बाद एल्मा गोतान से अपनी ई रैंक प्रमोशन के परिणामों के बारे में पूछता है। गोतान पूरे
आत्मविश्वास से आश्वासन देता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो खुद गिल्ड में रिपोर्ट करेगा कि अगर एल्मा को ई रैंक नहीं दिया गया तो ये गिल्ड का नुकसान होगा। गिल्ड के अधिकारियों ने गोतान को देखने के लिए कहा था कि क्या एल्मा बेईमानी कर रहा है, लेकिन इस लड़ाई ने साबित कर दिया कि वो सभी शंकाएं सिर्फ घटिया पूर्वाग्रह थे। तभी बेशर्म टील वहां पहुंच आता है और गोतान से कहता है कि उसे भी प्रमोटेड किया जाना चाहिए। वो ढीठता से याद दिलाता है कि उसके ही हीलिंग जादू के कारण वो लड़ाई में लौट पाया था। भाई की बेशर्मी की हद ही नहीं है। ये सुनते ही गोतान आग बबूला हो जाता है। वो टील को लताड़ते हुए कहता है कि राक्षस को देखते ही वो दुम दबाकर भागा था। उसे भाग्यशाली मानना चाहिए कि गोतान ने उसे पीटा नहीं है और फिर भी इस गधे में प्रमोशन मांगने की हिम्मत है। किसी डरावने काल कोठरी के अंदर खतरनाक परिस्थितियां किसी भी पल सामने आ सकती हैं। जो इंसान सदमे में आकर काम करने में पूरी तरह असमर्थ हो जाता है जब साथियों को उसकी जरूरत होती है, ऐसा कायर इंसान गिल्ड में रहने के योग्य नहीं है। टील की उम्मीदों पर पानी फेरकर और खौफनाक कब्रिस्तान को सुरक्षित पीछे छोड़कर एल्मा और गोतान वापस रोंडान लौट आते हैं। वे शानदार जीत की सारी लूट एडवेंचरर्स गिल्ड में लेकर जाते हैं ताकि आधिकारिक प्रक्रियाओं को पूरा कर सकें। गिल्ड का कर्मचारी इतने विशाल इनाम की घोषणा करता है कि एल्मा को अब बस एक मशहूर अरबपति के नाम की कमी है। गोटेन पुष्टि करता है कि इस मिशन के दौरान एल्मा ने उससे ज्यादा पैसे कमाए। एक डी रैंक से ऐसा बयान सुनते ही हॉल में चर्चा फैलती है। कई विश्वास नहीं कर पाते कि हेवी नाइट, जिसे वे बेकार समझते थे, लेवल 40 राक्षस की लूट लाया। कर्मचारी गोटेन पूछता है कि क्या एल्मा ने सच में घूल हेड को हराया था। कई साहसी एक पुरानी घटना का जिक्र करते हैं जब एल्मा ऊंचे लेवल का जादुई स्टोन लाया था और सुझाव देते हैं कि उसने पक्का कोई चाल चली होगी। उनके दिमाग में हेवी नाइट एक बेकार क्लास है, भाई जलने वालों की कमी नहीं। एल्मा बहस नहीं करता। लोगों ने लड़ाई नहीं देखी और सिर्फ अपने पूर्वाग्रहों के जरिए उसे परख रहे हैं। गोटेन आरोपों को आगे बढ़ने से रोकता है। वो सीधे पूछता है कि क्या हॉल में हर कोई एल्मा की उपलब्धि पर सवाल उठा रहा है। फिर कहता है कि लड़के के योगदान को नकारना खुद गोटेन का अपमान है, जिसने मिशन देखा और पदोन्नति मंजूर की। कोई इतने सम्मानित दिग्गज का अपमान नहीं करना चाहता और बातचीत तुरंत खत्म होती है। इमारत के बाहर एल्मा समर्थन के लिए गोटेन को धन्यवाद देता है। बड़ा साहसी सुरक्षित रहने को कहकर संक्षिप्त जवाब देता है और चला जाता है। जिस लक्ष्य ने एल्मा को घमंड निगलने पर मजबूर किया वो हासिल हो गया है। अब वो आधिकारिक तौर पर ई रैंक साहसी है और काल कुठरी में प्रवेश कर सकता है। मिशन के परिणाम ने सबको उसकी क्लास का नजरिया बदलने पर मजबूर किया है। काउंटर फोर्ट्रेस तब बेस्ट है जब एल्मा का बचाव आने वाले हमलों की ताकत से काफी अधिक होता है। शुरुआती चरणों के दौरान ये निम्न स्तर के राक्षसों को इकट्ठा करने और नष्ट करने का एक अत्यंत उत्कृष्ट तरीका है। हालांकि गहरे जाने पर दुश्मन मजबूत होंगे और बचाव का अंतर सिकुड़ता जाएगा। अगर एल्मा केवल हमले सोखने और नुकसान पलटने पर निर्भर रहता है तो वो सीमा तक पहुंच जाएगा। स्मैश स्लैश एल्मा को एक सक्रिय आक्रामक विकल्प देता है, जबकि मैट डेमन शील्ड हर ब्लॉक को ताकत में बदल देती है। फिर भी उसका स्किल ट्री अधूरा है। जब तक उसे नया रास्ता नहीं मिलता, उसे खतरनाक काल कुठरियों से बिल्कुल पहले लेवल बढ़ाने में लंबा समय बिताना पड़ेगा। भाई अब मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए एल्मा अपना अगला लक्ष्य ब्लेजिंग फैंग स्किल बुक खोजना तय करता है, जो एक बिल्कुल नया ट्री अनलॉक कर सकती है। उसे अभी नहीं पता ये रहस्यमयी किताब कहाँ छिपी है या इसे पाने की शर्तें क्या हैं। फिर भी एक जगह खड़े रहकर इंतजार करने से खोजना बहुत बेहतर है। मैजिक वर्ल्ड के गहरे अंज्ञान अनुसार हेवी नाइट का पूर्ण और असली रूप हेवी आर्मर ओथ तथा ब्लेजिंग फैंग के जुड़ने पर ही आता है। तब ये क्लास सिर्फ साथियों के आगे खड़ी रक्षक दीवार नहीं रहती। इसे सिर्फ आक्रामक बिल्ड कहना भी इसकी पूरी ताकत का सही वर्णन बिल्कुल नहीं कर पाएगा। खिलाड़ी का पूरा शरीर एक जिंदा हथियार बन जाता है, जो वार सहने, करारा जवाब देने और ताकत से दुश्मनों को कुचलने में सक्षम है। ये वो बिल्ड है जिसे वर्तमान दुनिया बिल्कुल नहीं जानती। एक सपोर्ट की मजबूती और निशानेबाज का क्रिटिकल डैमेज। मैजिक वर्ल्ड में महारत हासिल करने वाले की यादों के कारण एल्मा अपनी मंजिल साफ देख सकता है। इसी के साथ इस सीरीज का ये वीडियो यहीं खत्म होता है, क्योंकि अभी तक इतने ही एपिसोड रिलीज हुए हैं। लेकिन अगर एनिमे पसंद आ रहा है तो चुपचाप सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक ठोके और कमेंट में जरूर बताएं कि ये भौकाली कहानी कैसी लगी। आप अच्छी स्टोरी भी कमेंट कर सकते हैं, जिससे पता चले कि राइटर ने सच में कुछ नया पकाया है, वही पुरानी घिसी पिटी बकवास नहीं चेप दी है।